गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पष्ट भाग 1 में लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो बचेंद्री पाल द्वारा लिखी गई है। तो इस चैप्टर को हम अधूरा पढ़ चुके हैं, तो आज इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे और बचेंद्री पाल के बारे में जानेंगे कि एवरेस्ट शिखर यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, वह शिखर तक कैसी पहुंची, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़कर फिर से समझेंगे। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अंगद्रोजी, लोपसांग और गगनबिसा साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। फिर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की भारतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एन.डी. शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल कैप पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान में नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसांग अपने स्वीज छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में,
यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बहुत बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय बगैर पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे किससे भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का हो गया। विचंद्रीपाल से पूछा गया, तुमने इतनी बड़ी चौकी क्यों ली विचंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप में मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगतुरोजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगतुरोजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे यह तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगतुरोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगतुरोजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगतुरोजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी
बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग्रेजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते आए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि इस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े से दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच आए। अंग्रेजी ने पीछे मुड़ कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। लहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग्रेजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहटू एक साथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की वजह हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्य शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौधा के सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैली से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ में दबा लिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंग्रेजी के प्रति आदर भाव को झुकी। अंग्रेजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। मैं बहुत प्रसन्न हुई।
कुछ देर बाद सोनम फुलझर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिए। इस समय तक लहटूर ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इस प्रकार चैप्टर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यही समाप्त होती है और आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी कि बचेंद्री पाल को एवरेस्ट शिखर यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुसीबतें आए और किन मुसीबतों का सामना करते हुए वे आगे बढ़ी, पीछे नहीं हटी बल्कि वो खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ते ही गई और अंत में उसका विजय हुआ। वो क्या हुआ, एवरेस्ट की शिखर तक पहुंच गई और भारत का झंडा फहरा ली। इस प्रकार चैप्टर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो बचेंद्री पाल द्वारा लिखी गई है यह यहीं पर समाप्त होती है और हमें प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट की शिखर यात्रा इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई है कि हम बचेंद्री पाल को किन किन कठिनाइयों का रास्तों में बर्फ के टीलों से किस तरह का परेशानियों को झेलना पड़ा और मुसीबतों को झेलना पड़ा और किस तरह वो खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ी और आखिर में उनका विजय हुआ। वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और भारत की पहली पर्वतारोही महिला कहलाने लगी, यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल है, जिसे भारत को उस पर बहुत गर्व है, नाज है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा मिली कि हमारे सामने लाखों मुसीबत आए लेकिन हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें मुसीबतों का सामना करना सीखना चाहिए। तभी हमें मंजिल की प्राप्ति होगी, हम अपने ख्वाब को पा सकते हैं, अपना मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह बचेंद्री पाल को अपना मंजिल मिला और वो खतरों का सामना करते हुए एवरेस्ट की चोटी तक आखिरकार पहुंच ही गई और भारत का झंडा लहरा ली। इस प्रकार हमें बचेंद्री को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए कि हमें खतरों का सामना करना सीखना चाहिए और हमें उसके जैसे ही होनहार होना चाहिए। तभी हमें अपनी मंजिल की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, हमें जरूर अपनी मंजिल मिल सकती है।